पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हाय गाइस, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सीएसजेएमयू एलएलबी सेकंड सेमेस्टर एंड बीएलएलबी फोर्थ सेमेस्टर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एलएलबी बीएलएलबी एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके साथ शेयर आउट करना चाहूंगा कि देखो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़ता, बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आता कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं एंड थोड़ा सा इंटरनेशनल कुछ ऐसे वर्ड ज़्यादा आ जाते हैं जिन्हें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो कुछ ऐसी चीज़ें आती तो बिल्कुल ऊपर से निकल के जाती। बट परेशान मत होना, हर एक चीज़ को बेसिक से बताऊँगा, कितना पढ़ना वो भी बताऊँगा। बिकॉज एक जो सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट को आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कि हमारे पास इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है कि हमें पता ही नहीं कि हम कितना पढ़ें, कितनी सारी चीज़ें लिखनी। तो मैं वो भी आपको गाइड कर दूंगा। एंड सडनली एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपके साथ शेयर आउट करूँगा कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आप जब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो आंसर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको कितने आंसर, कितने लंबे पेजेस के लिखने, कितने पढ़ने। तो बहुत सारे डाउट्स आपके मेरे पास आए थे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को लेकर। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है समय थोड़ा सा कम है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, वीडियो क्योंकि लेट आ रही है, बट अगेन जितना मैं चीज़ें बताऊंगा आप उनको अगर जस्ट प्रिपेयर करेंगे, एक बार उसको अच्छे से रीड आउट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बट ध्यान रखना, याद कुछ नहीं करना, जस्ट समझ के जाना, बिकॉज लॉ इज नथिंग बट ओनली अ कॉमन सेंस। तो इन्हीं शब्दों के साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं प्रेजेंट करता हूं अपनी स्क्रीन में जहां पे मैं आपके साथ टॉपिक्स को शेयर आउट करने वाला हूं। तो फटाफट से सो गाइस, अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं एंड आपके साथ प्रेजेंट करता हूं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सीएसजेएमयू एलएलबी सेकंड सेमेस्टर एंड बीएलएलबी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, राइट। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे एक खास रिक्वेस्ट है कि आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है सेपरेट एलएलबी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट का। ऑब्वियसली एग्जाम के बाद उसको एलएलबी थर्ड सेमेस्टर कर दिया जाएगा, तो आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि जो भी अपडेट्स वगैरह रहती हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं, लाइक वहाँ पे हम लोग शेयर आउट कर सकते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसके ऊपर भी एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग वो भी हम लोग वहाँ पे शेयर आउट डिस्कस करेंगे। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। अब देखो, वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बिना किसी देरी करते हुए। एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करे, वो मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, तो वीडियो स्किप मत करना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नहीं होंगे, मैं जस्ट आपको बोल के दिखाऊंगा, मैंने अलग से लिख के रखे हुए हैं अपने पास, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी जो यूनिट नंबर 1 है उससे, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आता है दैट इज इंटरनेशनल लॉ, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है। अब इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना जरूरी है कि इंटरनेशनल लॉ हमारा होता क्या है। सो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इंटरनेशनल लॉ की आपको डिफिनेशन कर लेनी, परिभाषा। अब देखो, डिफिनेशन करोगे तो इसकी जो डिफिनेशन है ऑथर्स ने दे रखी है, तो उनके ऑथर्स की 3-4 डिफिनेशन तुम्हें करनी पड़ सकती है, 2-3 डिफिनेशन एटलीस्ट। इसको एक पेज डिफिनेशन इसकी कर लेना, राइट, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो इंटरनेशनल लॉ को, तो एटलीस्ट शॉर्ट में उसको डिफाइन अच्छे से कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है वो आपको करना है नेचर एंड स्कोप क्या होता है। थ्योरेटिकल फाउंडेशन पे भी आऊंगा, नेचर एंड स्कोप क्या होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकृति एवं क्षेत्र, ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन इंटरनेशनल लॉ एंड इसका नेचर एंड स्कोप क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रकृति क्षेत्र का था। तो एक एक पेज इसके बारे में कर लेना, एक पेज नेचर, एक पेज स्कोप, एक पेज डिफिनेशन, ये 3 चीज़ें आपको इतनी कर लेनी है, राइट। देन इसके बाद में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ साथ में कि आपको कितने पेजेस का क्या करना है। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ रही है स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। 100% आपके सामने लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बट हमारे सामने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में करना क्या, ये हमारे सामने डाउट आता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो शाखाएँ हैं, विचारधाराएं जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक, उसमें आपको एक आपका नेचुरलिस्ट स्कूल आता है, प्रकृतिवाद विचारधारा, एक आपका पॉजिटिविस्ट स्कूल आता है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे हिंदी में दे रखा है। अब इन 2 स्कूल्स के बारे में आपको 110% कर लेना है, स्कूल इंटरनेशनल। अब देखो होता क्या है, कई बार आपसे क्या होगा कि डिफाइन करो स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा, बट कई बार साथ में लॉन्ग के साथ साथ में शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि नेचुरलिस्टिक स्कूल क्या होता है, पॉजिटिविस्ट स्कूल क्या होता है, शॉर्ट में पूछ लेते हैं। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक एक पेज इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में लिख लो, शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में लिख लो। 4 पेजेस एटलीस्ट आप इसको लिख के आना, आपके मार्क्स आपको बहुत बढ़िया मिल जाएंगे, राइट। अब इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिट मैंने आपको जस्ट उसके बारे में नहीं बताया,
इसमें देखो थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो है ये आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है एंड ये थ्योरीज़ के बारे में है जो कि अभी आप नीचे देखेंगे जाके, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल फाउंडेशन आपका शॉर्ट में आ जाता है, राइट। अभी जो जस्ट मैं नीचे टॉपिक बताऊंगा उसमें देख लेना, थ्योरीज में लिखनी होती है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट आप टाइप आपके क्वेश्चन का आ रहा है इंटरनेशनल लॉ का, तो स्कूल्स हो गए हैं एंड इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग, नेचर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो हो गया। अब हमारे सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है दैट इज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक। इंटरनेशनल लॉ का सोर्स क्या है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ज़्यादा। अब देखो इंटरनेशनल लॉ के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सबसे पहला एक आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक, डायरेक्ट आ जाएगा या सोर्स के अंदर आएगा, ठीक। ये सारे सोर्सेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सभी की हेडिंग। फिर दूसरा आपका सोर्स है इंटरनेशनल कस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इंटरनेशनल कस्टम। इसमें से आपसे कई बार कस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है लॉन्ग या शॉर्ट में, तो इसको याद रखना। यूजेज एंड कस्टम जो प्रथा और उपयोग विकासवादी चरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमरी लॉ की वैलिडेशन क्या होती है, कस्टमरी लॉ की इंटरनेशनल कस्टम में, ये दो जो है आपके यूजेज कस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्सेस के अकॉर्डिंग। ये आपको जस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक। सोर्सेस में देखो इसके कई सारे सोर्सेस हैं इंटरनेशनल लॉ के, कोई एक दो तीन सोर्सेस नहीं, बहुत सारे इसके सोर्सेस हैं। बट जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इन हेडिंग्स को आप लोग देख लेना, बिकॉज कई बार इसके जो अंदर से टॉपिक्स आते हैं, देखो होता है क्या, हम लोग जब क्वेश्चन आंसर पढ़ के जाते हैं या सिलेबस से पढ़ के जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता किस टॉपिक के अंदर से सब टॉपिक्स आ जाते हैं शॉर्ट में। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा समय लगता है इन सारी चीज़ों को बनाने में, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ठीक। देन इसके बाद क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति कानून के सामान्य सिद्धांत। देखो जनरल प्रिंसिपल ऑफ, ये भी आपके सोर्सेस हैं। अब देखो सोर्सेस मैंने क्या कहा था, कई तरह से सोर्सेस होते हैं। यहाँ पे देखो कुछ आपकी मैक्सिम्स एंड कुछ लॉज है, वहाँ से भी आपके जो सोर्सेस हैं इंटरनेशनल लॉ के वो निकल के आते हैं। जैसे एक आपका पैक्टा सुंट सर्वांडा, ठीक, ये आपको करके जाना है एक पेज में, तो एटलीस्ट इसको करके जाना है। या तो शॉर्ट में आप इसको देखने को मिलेगा डायरेक्ट, या आपके अगर सोर्सेस आएंगे तो वहाँ पर भी आप इसको मैंशन कर सकते हैं कि ये भी हमारा एक सोर्स है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से हम इसको लेते हैं। देन हमारा नेमो डेप्ट इस जुडिक्स इन प्रोपिया कॉजा, तो ये भी आपका सेम एक आपका सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, एंड ये भी आपका शॉर्ट में भी डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है, एंड कभी कभी इससे आपका जस्ट लॉन्ग में आपका जब सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक। इसको आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ना है, इसमें आप लोग हिंदी में मैंने जस्ट आपको बता दिया, इसको जस्ट इंग्लिश में ही पढ़ना, क्योंकि इसका भी हिंदी में जस्ट इसका ट्रांसलेट करके दे देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक। जुडिकल डिसीजन एंड जुरिस्ट वर्क, ये आपका 4 टाइप का आपका वो है, क्या कहते हैं, 4 टाइप का आपका सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, तो इसको कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, भूलना मत, ठीक। जुडिकल डिसीजन एंड जूरिस्ट वर्क, खास तौर पे याद रखना, आपसे कई बार जूरिस्ट वर्क पूछ लिया जाता है, जूरिस्ट वर्क अलग से पूछ लिया जाता है शॉर्ट में, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, दोनों अलग चीज़, जुडिकल डिसीजन एंड जूरिस्ट वर्क दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें जो आपका आर्टिकल 59 है स्टैट्यूट ऑफ ICJ, इसको थोड़ा सा कर लेना, देख लेना इसके बारे में, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग शॉर्ट दोनों में। मैंने जितने पेजेस हैं वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, कौन सा शॉर्ट कौन से लॉन्ग आपको बन सकते हैं, राइट। देन इसके बाद एक जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आपको कल देखने को मिल सकता है, कल या जो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम आई थिंक परसों, यहाँ परसों आपका जो भी एग्जाम आने वाला है, ठीक, कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए, ये टॉपिक रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध, जो आपके इंटरनेशनल लॉ होते हैं, जो हमारे नेशनल लॉ होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं, ठीक। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या आती है। देखो इसमें आपकी थ्योरीज आती है, अब मैंने जो आपको थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऊपर बताया नहीं था, वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखो सबसे पहली जो आपकी रिलेशन आती है, देखो रिलेशन में आपको क्या क्या पढ़ना, जस्ट आप ये देख लेना। थ्योरेटिकल अप्रोच एक होती है, ठीक, सैद्धांतिक दृष्टिकोण, जिसमें आपका मोनिज्म एंड ड्यूअलिज्म आ जाता है, ठीक। अब क्या होता है कि मोनिज्म एंड ड्यूअलिज्म जो है ये आपसे कई बार शॉर्ट में डायरेक्ट पूछ लेगा, मोनिज्म एंड ड्यूअलिज्म क्या होता है, इसके बारे में बता दो। एक बताएगा डिफाइन मोनिज्म, डिफाइन ड्यूअलिज्म, तो एक पेज इनके बारे में प्रिपेयर कर लेना, एक पेज एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाना थ्योरेटिकल अप्रोच में। देन सेकंड, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो इंडियन प्रैक्टिस एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस होती है, इनके बीच में रिलेशन पूछ लेते हैं, बिकॉज अगर इंडियन प्रैक्टिस एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस के बीच में रिलेशन पूछे तो समझ लेना इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ के बीच में ही कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, ठीक। तो इनके बारे में ज़रूर देख लेना, इंटरनेशनल इंडियन प्रैक्टिस में कैसे हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस में कैसे हो रहा है। एंड हमारे यहाँ एक चीज़ याद रखना, हम इंडिया में जो ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो करते हैं, ठीक। हम इंडिया में कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ड्यूअलिज्म का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लेना, ठीक। मोनिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते हैं, ठीक।
राइट। अब इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है जहाँ पे स्टूडेंट की नींद उड़ी है, चैन उड़ा है, सब कुछ उड़ चुका है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना। लॉ ऑफ द सी, इतना डेप्थ में टॉपिक है, इतना ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, इतने ज़्यादा डायग्राम है, इतना सब कुछ है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। अब देखो, मैं तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जस्ट इतना ही कह सकता हूँ कि इसके बारे में जितना कम पढ़ो, सुफिशिएंट पढ़ो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। इसको अगर ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने जाओगे तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो चाहे जितना पढ़ो कोई इशू नहीं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। अब लॉ ऑफ द सी क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेट टेरिटरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लॉ ऑफ द सी के ऊपर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टेट टेरिटरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, राइट। हमारा स्टेट टेरिटरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, थोड़ा इसके बारे में पढ़ो, देन आओ लॉ ऑफ द सी, क्योंकि स्टेट टेरिटरी के अंदर ही आपका लॉ ऑफ द सी एंड एयर स्पेस आता है, ठीक। अब आपको क्या लगता है वो अलग से टॉपिक नहीं, उसी के अंदर आता है। अब लॉ ऑफ द सी क्या है, देखो लॉ ऑफ द सी, सबसे पहले सी का लॉ क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ो। लॉ ऑफ द सी क्या होता है थोड़ा इसके बारे में पढ़ो, ठीक। फिर हाई सी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ो, ठीक। खुला समुद्र या उच्च सागर क्षेत्र और स्वतंत्रता उसकी क्या होती है उसके बारे में पढ़ो, ठीक। देन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन या तो आपका आएगा लॉ ऑफ द सी के बारे में बता दो, या हाई सी ज्यूरिडिक्शन के बारे में बता दो, या तो ये लॉन्ग आएगा या लॉन्ग में आ जाएगा UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द सी ऑफ लॉ। सिर्फ इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेंगे, 4 पन्ने आपको इसके बारे में लिखने पड़ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं जस्ट इतना प्रिपेयर करके जाओ, 2 चीज़ें, एक लॉ ऑफ द सी के बारे में पढ़ लो, हाई सी ज्यूरिडिक्शन के बारे में पढ़ लो, एंड जो मैंने आपको ये बताया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, इसके बारे में जस्ट देख लो, कहीं से भी कंटेंट वगैरह पता चल जाएगा तुम्हें। इतना देखो, इसको जस्ट जब पढ़ना हो तो कोशिश करना ज़्यादा टेक्निकलिटी से मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे तभी इसका आंसर लिख सकते हो। अगर इसकी टेक्निकलिटीज़ में चले गए तुम एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो तुम्हारा काम टाटा बाय बाय, गेम ओवर, बस यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को करना। देन इसके बाद में आपका आता है इसी में सेकेंड हेडिंग आपकी एयर स्पेस एंड आउटर स्पेस। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट, यानी एयर स्पेस क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो 2 पेजेस, एंड उसके बाद क्या होता है एयर स्पेस ओवर टेरिटोरियल सी, यानी एयर स्पेस जो ओवर टेरिटोरियल सी का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जस्ट देख लो 2 पेजेस। तो 2-4 पेजेस आपका, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। अगर लॉन्ग आ गया तो कम से कम आप लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉ ऑफ द सी वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। अब देखो ज्यूरिडिक्शन आपके आते हैं 3 तरह के आपके बता दिए गए हैं, ठीक। कंपेरेटिव स्टडीज़ में भी बता दिए गए। देखो एक आपका होता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। कई बार आपसे क्या होगा, कहेगा कि स्टेट टेरिटरी को डिफाइन करो, एंड स्टेट टेरिटरी के साथ में कहेगा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करो। अब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बट बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अभी मैं एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी चीज़ें अगर आपने अभी तक स्टडी कर रखी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, तो कुछ टॉपिक्स आपके बच्चे होंगे, तो उन कुछ टॉपिक्स में कुछ जो टॉपिक्स मैंने बताए वो नहीं हुए तो कर लो। अब बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। बट अभी जो मैंने टॉपिक्स जैसे बताए तो मैं सब बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से जो आपका एसोलम एंड एक्सट्राडॉशन है, ठीक, यहाँ से मैंने देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका एक और है, एंड ये आपके लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। एंड एसोलम में आपको क्या क्या पढ़ना है जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जस्ट वेट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसमें आपको जो एसोलम के रीजंस लिखने हैं, ठीक, इसके बेसिस क्या हैं एंड इसके फॉर्म क्या है एसोलम के। एंड कई बार क्या पूछ लेगा कि एसोलम कब भाई एक्स्ट्राडॉशन बन जाता है, ठीक, एसोलम कब एक्स्ट्राडॉशन बन जाता है, तो इस टॉपिक को आपको करके जाना है। देखो एक्स्ट्राडॉशन क्या है, एक्स्ट्राडॉशन, हाँ, ये आपका सिर्फ अगर लॉन्ग में अकेले नहीं आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा अकेला सिर्फ ये शॉर्ट में पूछा जाएगा कि डिफाइन एक्स्ट्राडॉशन, ठीक। लेकिन लॉन्ग में जब भी, शॉर्ट में सॉरी माफ करना, लेकिन लॉन्ग में जब भी आएगा तो ये एसोलम के साथ ही में आएगा, अकेले नहीं आएगा। एंड इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, ट्रस्ट मी गाइस। लॉन्ग 15 नंबर का लॉन्ग आपका रेडी है आपके लिए, ठीक, इसको करके जाओ। अब इसके बाद एक टॉपिक है जिसको सब निगलेक्ट कर देते हैं, सब छोड़ देते हैं, दैट इज स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। एंड ये आए इस समय के लिए मेरे ख्याल से एक हॉट टॉपिक है, इसको आपको करके जाना चाहिए। इसमें क्या है, यानी शांतिपूर्ण कैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपस में, युद्ध वैसे भी आजकल, वैसे कहने के लिए अब ये रह गया, बाकी वहाँ पे देख ही रहो युद्ध में कितनी मिसाइलें चल रही, कितना गोली वोली चल रही, बारूद चल रहा है, कहीं यहाँ मिसाइलें चल रही, कहीं वहाँ मिसाइलें चल रही, कहीं यहाँ ड्रोन चल रहे। बाकी इसका कुछ अब रह तो गया नहीं, बट फिर भी हमारे इंटरनेशनल लॉ में ह्यूगो ग्रोटेरिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लीग ऑफ नेशन,
पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें देखो जब भी पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहा जाएगा तो उसमें कुछ मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पे सारे आपके सामने मेथड्स दिए हुए हैं, नेगोशिएशन, इंक्वायरी, गुड ऑफिसेस, मीडिएशन, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, जुडिकल सेटलमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब हमारे पास टाइम कम है, अब हम इसमें से सारे तो कर नहीं सकते। तो जो मैं आपको पॉइंट आउट करा रहा हूँ जस्ट उनको कर लेना। एक आपको नेगोशिएशन कर लेना है, मीडिएशन कर लेना है, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन एंड जुडिकल सेटलमेंट। ये एटलीस्ट 5 चीज़ें तो आपको करके जानी। बिकॉज कई बार क्या होगा, आपसे शॉर्ट में कह देगा डिफाइन नेगोशिएशन, डिफाइन मीडिएशन, डिफाइन कंसिलेशन, डिफाइन आर्बिट्रेशन, डिफाइन जुडिकल सेटलमेंट। तो इसमें क्या करना, एक पेज कर लेना सभी के बारे में। अगर शॉर्ट आए तो शॉर्ट, लॉन्ग आए तो लॉन्ग सही इसमें। लेकिन लॉन्ग ऐसा नहीं कहेंगे डिफाइन आर्बिट्रेशन, डिफाइन कंसिलेशन। लॉन्ग में आपसे कहेंगे पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जहाँ भी देखे पा जाओ ये हेडिंग लॉन्ग में पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो समझ लेना, इन्हीं हेडिंग्स को आपको मेंशन करना, अच्छे से आंसर राइट करना जाके, जस्ट और कुछ नहीं करना, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब एक टॉपिक जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा क्योंकि देखो समय बहुत कम है आप लोगों के पास, हाँ, बट फिर भी मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना। यहाँ से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कई बार शॉर्ट आ जाता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्य की मान्यता। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, राज्य की मान्यता क्या होती है, ठीक। एक होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, सरकार की मान्यता। देखो राज्य की मान्यता, सरकार की मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कई बार ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में या शॉर्ट में आ जाता है, तो इसको भी आप कर लेना। आप मैं अगर समरी बताऊं तो मेरे लिए, अगर आपसे मैं बताऊं कि मेरे मुताबिक आपके लॉन्ग, अगर मैं 4 लॉन्ग पिक करूं तो आपके एग्जाम में कौन हो सकते हैं, 4 नहीं चलिए मैं 5 पिक करूंगा। एक आपका जो आएगा, ठीक, एक आपका स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आना चाहिए, ठीक। दूसरा आपका सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ आना चाहिए, ठीक। एंड तीसरा आपका रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ आपका आना चाहिए, ठीक। चौथा आपका मैं कहूँगा आपका एस्टुलम एंड एक्सट्राडॉशन आपका आना चाहिए। एंड पाँचवा मैं कहीं ना कहीं हद तक आपसे कह दूंगा कि लॉ ऑफ द सी वाला आना चाहिए। ये लॉन्ग तो आपके आने ही आने चाहिए एग्जाम में, ये मेरा को लगता है। अब बाकी कल एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम होगा तब देखा जाएगा कैसा क्या एग्जाम आ रहा है। बट एक काम किया करो तुम लोग, जब एग्ज़ाम दे के आया करो तो मुझे बता दिया करो कि तुम लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाया करूँगा, राइट। तो इस काम को कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करना। एंड आप सभी से दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूँगा, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, वो तो तुम कर ही दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, फेसबुक चैनल, फेसबुक की आईडी अगर तुम लोगों के पास है तो फेसबुक पे जाके लॉ डेब्यूट को ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट करो, फॉलो कर लो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे को कर लेना, ज़्यादा नहीं है, बस 3 से 4 मिनट लगेंगे। फेसबुक पे जाना, लॉ डेब्यूट सर्च करना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हालांकि सब जगह, बट प्लीज़ अभी तुम थोड़ा फेसबुक पर मुझे सपोर्ट करो आके, ओके। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।